Welcome back to Crash Course. Today we discuss about chapter 1 which names NPO. NPO full form non-profit organization. अच्छा, इस चैप्टर के बारे में हम लोग पहले से ही पढ़े हुए हैं लास्ट वीडियो। इस चैप्टर के बारे में डिस्कस किए थे बट मेजर डिस्कशन अभी बाकी था, राइट। आज इस पर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसका हिंदी पता है ही, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हिंदी में इसको अलाभकारी का अलाभकारी इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए और डिस्कस में ये पता चला है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन जो होता है दो टाइप के होते हैं। एक होता है नॉन ट्रेडिंग, एक होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा नॉन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मेन पर्पस क्या होता है? अर्न प्रॉफिट, अर्न प्रॉफिट। और इसका मेन पर्पस होता है सर्व द समाज के सेवा का, राइट। अब ये भी क्लियर हो चुका है कि भाई इसको कहते क्या है। ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशन विच सेट अप फॉर द पर्पस ऑफ रेंडर द सोसाइटी इज कॉल्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। वैसी संस्था, वैसी संगठन जिसका स्थापना समाज की सेवा, परोपकार इत्यादि के से किया संस्थाओं को हम क्या कहते हैं? गैर लाभकारी संगठन अथवा अलाभकारी संगठन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्कूल है, स्कूल भी दो टाइप के, प्राइवेट को गवर्नमेंट स्कूल पब्लिक को सर्विस देने यानी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए खुला हुआ है, नॉट फॉर मेकिंग अ प्रॉफिट, वो लाभ कमाने के लिए नहीं खुला, राइट। तो एग्जाम्पल में आ जाएगा स्कूल, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, क्या है, और भी चीज़ें आएंगे। ये इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे क्लब भी है, उस क्लब भी आ जाएगा, इसके एग्जाम्पल। अब हम लोग बात करते हैं इसके अकाउंटिंग जो होगा कैसे होगा। अकाउंटिंग फॉर एनपी, एनपीओ के लिए हम लोग अकाउंट करना चाहें क्या होगा। जिस तरह से ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में फाइनल अकाउंट बनता था, उसी तरह से हमारे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन फाइनल अकाउंट बनेगा। एक चीज़ यहाँ क्लियर करना जरूरी, ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो उसके पास एसेट होगा ही, ठीक है, लाइबिलिटीज हो, कैपिटल होता है बट कैपिटल का नाम चेंज हो जाता है। जैसे ट्रेडिंग कंसर्न्स में जो होते हैं, ट्रेडिंग और कैपिटल को कैपिटल ही कहते हैं, बट नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल को कैपिटल फंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल फंड। इसका हिंदी होता है पूंजी। और भी तो बुक में दिया होगा, राइट। ये कैपिटल फंड है। अब ये कैपिटल फंड इसका नाम क्यों दिया जाता है कि ये जो है ना कैपिटल फंड, ये लगाया नहीं जाता है, ये जो ईयर बाय ईयर प्रॉफिट होते हैं, प्रॉफिट इन द सेंस की सरप्लस होते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग करता है, इसलिए, राइट। तो ये जो है ना, तो भी सरप्लस गेन मतलब ईयर बाय ईयर सरप्लस होता है इसका, उससे ये क्रिएट करता है फंड, कैपिटल। जनरल फंड, जनरल फंड के भी नाम जाना जाता है, मैक्सिमम कैपिटल फंड
ठीक है। अब नेक्स्ट है भाई, इसमें जो अकाउंटिंग करते हैं इसके लिए कौन कौन से अकाउंटिंग है। इसके लिए जिस तरह से गवर्नमेंट का ट्रेडिंग कंसर्न्स या ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से अकाउंट को मेंटेन करते हैं, उसी तरह से नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ के नाम, ठीक है, एनपीओ के नाम से भी जानते हैं और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये ये तीनों नाम एक ही है, मतलब एक ही है, नाम अलग अलग। एनपीओ के लिए जो हम लोग अकाउंटिंग करते हैं वो कैसे करते हैं, ये मेन अकाउंटिंग जो करते हैं एनपीओ के लिए उसमें सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट जो अकाउंट मेंटेन किया जाता है, हर एक ट्रांजैक्शन मतलब हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ट्रांजैक्शन होता ही होता है और हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड में जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन का, उसमें कौन कौन से अकाउंट बिहेवियर करते हैं, कौन कौन से अकाउंट को मेंटेन करते हैं। में से पहला जो है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसको हिंदी में कहते हैं प्राप्ति एवं भुगतान का। भुगतान दूसरा नंबर सॉरी, इस प्राप्ति एवं भुगतान खाता को एक और हिंदी नाम से जानते हैं हम, इसलिए इसको डीप में करते चल रहे हैं कि फिर दोबारा से आप लोग को कहीं पे कंफ्यूजन ना रह जाए, डाउट ना रह जाए। एक बारी तो क्लास पूरा ओवर हो चुका है, मतलब पूरे के पूरे सिलेबस को पढ़ाया जा चुका है, दूसरी बार यानी क्रैश कोर्स कराया जा रहा है लाइव, मतलब इसको हम बोलते हैं फास्ट रिवीजन। फास्ट रिवीजन इसलिए करा दिया जाता है ताकि जितना भी चीज़ें पढ़े हुए हैं फिर से दोबारा याद किया जा सके, रिवीजन किया जा सके ताकि एग्ज़ाम में उसको नहीं ना हो, राइट। ये इसको डीप चल रहा है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता को हम आगम शोधन का आगम दूसरे नंबर में जो अकाउंट, अच्छा ये जो इस पर हम लोग कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पर हम लोग बात करते हैं, ये कैश समरी को शो कर, कैश समरी द सेंस कि भाई जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है कैश में, सारे ट्रांजैक्शन को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में है। इसमें एक और कंडीशन होती है कि वो रिसिप्ट एंड पेमेंट किसी भी ईयर का हो, डज नॉट मैटर, है वो रिकॉर्ड किया जाए, राइट। अगर किसी भी ईयर से इन द सेंस कि भाई वो करेंट ईयर से हो या फिर नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो या फिर प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, अगर वो कैश में रिसिप्ट हो रहा है ड्यूरिंग अ पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड का मतलब कि एक खास समय अवधि में अगर वो रिसिप्ट हो रहा है जिस समय अवधि में ये बनाया जा रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो या फिर करेंट ईयर। ना तो क्लियर है। दूसरे में इस कैश, इसमें जो केवल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश समरी को ही शो किया जाता है, इसलिए इस अकाउंट को हम लोग रियल अकाउंट के नाम, ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को रियल अकाउंट यानी हिंदी बोले तो वास्तविक खाता के नाम से, या फिर ये वास्तविक खाता होता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस बन के आते हैं कि भाई मैक्सिमम जो ट्रांजैक्शन होते हैं कैश ट्रांजैक्शन, इसके लिए एनपीओ के लिए उनको रिकॉर्ड कहाँ किया जाता है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को कौन सा अकाउंट बोल भाई, उसमें ऑप्शन आएगा
रियल अकाउंट हो, ठीक है। ये अकाउंट तीन ही होते हैं, पर्सनल, रियल और नो। इन तीनों में से इसका नेचर क्या होता है, तो भाई रियल अकाउंट का होता है। क्यों होता है, तो क्योंकि ये कैश समरी को शो करता है, और कैश क्या है, एसेट है, और एसेट के अकाउंट को हम लोग क्या कहते हैं, यूटिलाइजेशन अकाउंट। तो इन सभी तरह से इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के पर्पस क्या होते हैं, तो इसका पर्पस होता है कैश पोजीशंस का पता लगाना, ठीक है। कैश स्टेटस का पता, भाई कैश में कितना हमारे पास बचा है बैलेंस। ओपनिंग में इतना स्टार्ट होता है, ओपनिंग कैश बैलेंस ये अकाउंट स्टार्ट होता है, और क्लोजिंग बैलेंस से ये अकाउंट एंड हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है। या फिर दिया रहता है तो लिख देते हैं, या नहीं दिया रहता है तो फाइंडिंग आउट हो जाता है कि भाई अंत में कितना हमारा कैश बैलेंस बचा है, राइट। अब दूसरा अकाउंट इसी की तरह मेंटेन किया जाता है। इस दूसरा अकाउंट का नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से ये भी बनाया जाता है। इससे ना सरप्लस या फिर डेफिसिट का पता चलता। अब ये होता क्या है, हाँ, जरूरी, राइट। अब देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को लोग कौन सा अकाउंट कहते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आगम शोधन खाता, उसका नेचर क्या होता है, मतलब वो होता क्या है, तो कैश समरी को शो करता है। उसका नेचर क्या होता है, तो भाई ये रियल अकाउंट होता है, ठीक है। ये ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द पार्टिकुलर ईयर के लिए बनाया जाता है, ठीक है, या फॉर द पार्टिकुलर पीरियड बनाया जाता है ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी उसी तरह से है, एक पार्टिकुलर पीरियड के लिए तैयार किया जाता है, और पूरे होल ड्यूरिंग द ईयर जो ट्रांजैक्शन हुए रहते हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है। बट इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दोनों में अंतर है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को आय व्यय खाता कहते हैं, आय अब एक चीज और देखिए, यहाँ आय व्यय खाता हो गया, ये जो है ना किसी पार्टिकुलर ईयर में, किसी भी पार्टिकुलर ईयर में का काम है कि भाई जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसको शो कराना। अब कौन से ट्रांजैक्शन हुआ है, किसको ये शो करता है, अब इस पर डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा सा लंबा वीडियो जाएगा, आप कंटिन्यू करिएगा। देखो, इसमें सरप्लस है और डेफिसिट है, जैसा कि पहले ही हम डिस्कस किए हैं कि ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रॉफिट और लॉस नहीं बनाता है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जगह पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, जिससे पता चलता है कि साल में कितना एक्सपेंस हुआ है और कितना इनकम हुआ है। अगर इनकम ज़्यादा हुआ है, एक्सपेंस कम हुआ है, तो सरप्लस यानी बचत होगा। और अगर एक्सपेंस ज़्यादा इनकम कम हुआ है तो उस कंडीशंस में आपको डेफिसिट होगा, जिसको डेफिसिट क्या कहते हैं, कमी का, ठीक है। और सरप्लस को हिंदी में बचत कहते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो नेचर होता है वो नॉमिनल अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट क्यों होता है, भाई ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर को ही रिकॉर्ड करता है, राइट। इनकम और एक्सपेंडिचर किससे रिलेटेड होता है, नॉमिनल अकाउंट से, इसलिए इस अकाउंट को भी हम लोग नॉमिनल अकाउंट के नाम से जानते हैं। आई होप कि ये समझ गए होंगे। अब दूसरा जो बनता है वो बैलेंस शीट बनता है।
अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, उसको हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं जस्ट। बट ये पहले हम लोग डिस्कस कर ले कि भाई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से अकाउंट्स क्या कौन कौन से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना पड़ता है, ये क्लियर कर लेते हैं। तो पहला था उसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है उसका नाम है बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट तो हिंदी में हम लोग बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठा, इसका मेन पर्पस होता है शो करना, समरी ऑफ एसेट, लाइबिलिटीज और कैपिटल फंड। ठीक है, एसेट, लाइबिलिटीज और कैपिटल फंड। ये फॉर एसेट, लाइबिलिटीज का लाइबिलिटी, कैपिटल, इसको शॉर्ट में अगर लिखा जाए तो एसेट, लाइबिलिटीज और कैपिटल का क्या करता है, समरी शो कर, स्टेटस शो करता है कि भाई हमारे काम, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितना उसका एसेट है, कितना लाइबिलिटीज है, कैपिटल फंड, राइट। तो इन सब चीज़ों को वो शो करता है बैलेंस शीट। इतना ही मेन का ये है अकाउंट है जिसको मेंटेन करना होता है, और इसके लिए जो भी कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो अलग से किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई ट्रांजैक्शन होता कितने टाइप का है और कौन से ट्रांजैक्शन को किस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है। तो आइए चलते हैं इस टॉपिक को क्लियर करने। अब इस टॉपिक का नाम देंगे ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शंस मतलब होता है लेन देन। अच्छा, इस लेन देन में चूंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो ये या तो एक्सपेंस करेगा या फिर इनकम करेगा, एक्सपेंस या फिर, ये इनकम और एक्सपेंस जो दिख रहा है आपको, दोनों का जो नेचर होता है, ठीक है, कौन सा नेचर होता है पर डिस्कस देखिए। और तो ये जो है दो नेचर के होते हैं। कौन कौन से नेचर के? तो पहला इसका जो नेचर होता है वो रेवेन्यू नेचर होता है। रेवेन्यू नेचर, सर का कैपिटल नेचर। इनकम या एक्सपेंस, इनकम भी रेवेन्यू नेचर के हो सकते हैं और एक्सपेंस भी रेवेन्यू नेचर के हो सकते हैं। अब रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर में अंतर क्या है, ठीक है, इसको क्लियर करेंगे दोनों में अंतर क्या है, राइट। अब देखिए, ये जो रेवेन्यू नेचर का एक टेंडेंसी होता है, ये रिक्यूरिंग नेचर का, मतलब इसमें जो भी आइटम्स होंगे, ऑल दोज आइटम विच हैव रिक्यूरिंग नेचर, यानी जो बार बार आता हो किसी अकाउंटिंग पीरियड में, ठीक है, तो हम लोग कहते हैं रेवेन्यू नेचर। उस एक्सपेंस का हमारा जो नेचर माना जाएगा वो रेवेन्यू नेचर, और जो नॉन रिक्यूरिंग नेचर का होगा, ऑल दोज एक्सपेंसेस विच हैव नॉन रिक्यूरिंग नेचर इज कॉल्ड कैपिटल नेचर। तो यहाँ एक्सपेंस या इनकम दोनों में से कोई भी हो सकता है, इसके पास नॉन रिक्यूरिंग नेचर होगा तो हम कैपिटल नेचर, राइट।
तो ये बहुत सिंपल याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, ठीक है। अनरिकरिंग यानी जितना टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये सब के सब इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के पर्पज से है, उसमें ऑब्जेक्टिव बन सकता है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम बना रहे हैं। अब चलिए, अब इसको और क्लियर कर देते हैं। ये जो रिक्यूरिंग नेचर होता है ना, उसको बोलते हैं बार बार आने वाला, बार बार आने वाले आइटम या आने वाला मद, ठीक है। ये बार बार आने वाला, आने वाला आइटम, राइट। क्लियर हो गया होगा कि फॉर एग्जांपल इसमें हम देते हैं एक्सपेंस में हो तो रेंट हो जाएगा, एक मंथ का रेंट दीजिए तो तीसरा मंथ का भी रेंट हो जाता है। यानी एक ही अकाउंटिंग पीरियड में कई बार रेंट देना, बार बार आ रहे हैं। ये हो गया रिक्यूरिंग रेवेन्यू नेचर। इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट भी देना या लेना हो सकता, राइट। इंटरेस्ट भी क्या है, रिक्यूरिंग नेचर के हैं। बट परचेज ऑफ एसेट, परचेज ऑफ एसेट क्या है, परचेज ऑफ एसेट में देखो एक चीज़ ध्यान से देखना, तो एसेट को हम एक बार परचेज कर लेते हैं तो दोबारा हम उस अकाउंटिंग में नहीं परचेज करते। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग पीरियड के लिए हमारे बिजनेस में एग्जिस्ट होता है, राइट। हमारे बिजनेस में लॉन्ग पीरियड के लिए जब एग्जिस्ट होता है तो उसको फिर दोबारा खरीदने की क्या ज़रूरत है, बहुत सारे ईयर बाय ईयर उसका यूज़ होता है, ठीक है। तो इन सब नेचर के जो भी एक्सपेंस कर रहे हैं, ठीक, या सेल ऑफ एसेट उसको बेच रहे हैं, कोई पहले से एसेट है, उसे हम लोग कैपिटल नेचर का रेवेन्यू, कैपिटल नेचर का इनकम या एक्सपेंस कहते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि इन एक्सपेंस में से इसको कहाँ हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। चलिए, अभी थोड़ी देर पहले बोले हैं कि एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट से एंड बनाइए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसमें जो रिकॉर्ड होता है दोनों आइटम्स रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। रेवेन्यू आइटम्स हो, ठीक है, रेवेन्यू आइटम्स या कैपिटल आइटम। तो यहाँ आइटम्स का मतलब क्या है, रेवेन्यू आइटम या कैपिटल आइटम्स, राइट। रेवेन्यू आइटम्स का मतलब ये होता है कि रेवेन्यू आएगा तो नेचर का, यानी रेवेन्यू नेचर्स के दो चीज़ हो सकते हैं, एक इनकम हो सकता है और एक एक्सपेंस हो सकता है। वो इनकम और एक्सपेंस दोनों, यानी इनकम होगा तो रिसिप्ट होगा, एक्सपेंस होगा तो पेमेंट होगा, दोनों को इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। सेम उसी तरह से कैपिटल आइटम्स में भी उसी तरह हो गया, कैपिटल नेचर के जो भी इनकम या एक्सपेंस होंगे उसको भी इसमें रिसिप्ट किया जाए, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब यही होता है कि भाई कुछ भी हो, करेंट ईयर से रिलेटेड हो या फिर प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो या फिर नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, उससे हमें लेना देना नहीं है। हमें इनसे भी नहीं लेना देना है, क्योंकि कि वो रेवेन्यू आइटम्स है या फिर कैपिटल आइटम्स। हमें बस केवल इतना ही लेना है, ठीक है, कि अकाउंटिंग पीरियड के दौरान, जिस अकाउंटिंग पीरियड के लिए बन रहा है, अकाउंटिंग पीरियड के दौरान
अगर कोई भी आइटम्स कैश में रिसीव्ड हुआ है, ओनली इन कैश, ठीक है, अगर वो कैश में रिसीव्ड हुआ है तो उसको रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। अगर वो कैश में पेमेंट हुआ है तो पेमेंट साइड में लिखेंगे। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फंडा है भाई, इसमें लिखना है, राइट। उसमें नहीं देखा जाएगा कि इनकम का है, मतलब रेवेन्यू आइटम्स है कि कैपिटल आइटम। कोई भी आइटम्स है अगर कैश में रिसीव हो रहा है तो उसको रिकॉर्ड कर दें। नेक्स्ट हमारा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इसमें क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं और ना चाहिए। इसमें है एक चीज़ मेन कि भाई इसमें रिकॉर्ड किया जाता है ना, केवल रेवेन्यू आइटम्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है, रेवेन्यू आइटम्स को, रेवेन्यू आइटम्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है, और वो भी ओनली रिलेटिंग टू करेंट ईयर, और वो भी केवल करेंट ईयर से रिलेटेड आइटम्स को रिकॉर्ड किया जाता है, बाकी को छोड़ दिया जाता है। क्यों कहें कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल रेवेन्यू आइटम और वो भी करेंट ईयर से रिलेटेड आइटम्स को ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। इन अकाउंट को बनाने का जो मेन पर्पस होता है वो मेन पर्पस होता है कि करेंट ईयर के इनकम या एक्सपेंडिचर्स का पता लगाया जाए, इससे ये पता चले कि भाई सरप्लस हुआ है उस ईयर में कि डेफिसिट हुआ। बस इतना ही इसमें पता लगाया जाए, राइट। अब एक चीज़ और है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैपिटल नेचर के आइटम्स को बिल्कुल नहीं लिखते हैं। कैपिटल आइटम जो भी होंगे उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इंक्लूड नहीं किया जाता है। यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इंक्लूड किया जाता है ओनली रेवेन्यू आइटम्स को। क्या है, रेवेन्यू आइटम्स मतलब आयगत मद को ही इसमें शामिल किया जाता है, जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दोनों मद को शामिल किया जाता है। आयगत मद हो या पूंजीगत मद हो, उन दोनों को शामिल किया जाता है। रेवेन्यू आइटम्स हो या कैपिटल आइटम्स हो, दोनों आइटम्स को उसमें रिकॉर्ड किया जाता है, राइट। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐसी बात नहीं, इसमें केवल और केवल रिकॉर्ड किया जाता है रेवेन्यू आइटम्स को, और वो भी करेंट ईयर से रिलेटेड, ताकि पता चले कि भाई कौन कौन से मतलब कौन कौन से आइटम कितना कितना एक्सपेंस हुआ है, इनकम हुआ है, और कितना हमारा सरप्लस हुआ है उस ईयर का, और कितना डेफिसिट हुआ। ठीक है, इसको पता लगाने के लिए करते हैं। अब बात है कि सरप्लस और डेफिसिट जो होते हैं, सरप्लस का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी एक्सपेंडिचर के ऊपर जितना इनकम ज़्यादा होगा उसको हम लोग बचत कहेंगे, सरप्लस कहेंगे। और डेफिसिट का मतलब होता है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, राइट। इनकम के ऊपर जितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है उसको हम लोग कमी कहते हैं। दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा। एक सरप्लस जो है, इन सरप्लस का मतलब क्या होता है, ठीक है। सरप्लस का मतलब हो गया एक्सेस ऑफ इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। क्या क्या लिखा, ओवर एक्सपेंडिचर, जस्ट इसके अपोजिट
अब डेफिसिट का मतलब क्या हो जाएगा? डेफिसिट का मतलब हो गया एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर क्या, ये रहा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बैलेंस शीट पता है ही, बहुत से कामों में बैलेंस शीट का यूज आप लोग किए हैं। 11 से ही बैलेंस शीट बनाते आ रहे हैं। बैलेंस शीट में ऐसे फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट भी बताएंगे, सबका फॉर्मेट शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। ठीक है।